कोरोना के संक्रमण के कारण वैसे तो बच्चे बहुत ही कम संख्या में बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनकी इम्यून क्षमता वयस्कों की अपेक्षा काफ़ी बेहतर होती है, परंतु कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान हमारे देश में बच्चों पर भी इसका काफ़ी असर पड़ा, या यह कहें कि बच्चे भी कोरोना से संक्रमित हुए। WHO के अनुसार 1 से 3% बच्चों के कोरोना से संक्रमित होने की संभावना पूरे विश्व में आंकी गई। भारत में क्योंकि इस प्रकार की कोई स्टडी अभी तक हुई नहीं, इसलिए हमारे पास इस प्रकार का डेटा उपलब्ध नहीं है, परंतु हाँ, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु आदि में हमने देखा कि काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चों में भी कोरोना संक्रमण दिखाई दिया। इसी प्रकार दिल्ली में अप्रैल के महीने में किए गए एक सीरो सर्वेलेंस द्वारा यह पता चला कि करीब 50% बच्चों में कोविड एंटीबॉडी दिखाई दी, जिसका मतलब यह हुआ कि 50% बच्चे मई या जून के महीने में कोरोना से संक्रमित हुए। बच्चों में कोरोना संक्रमण के कारण या तो सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, या यह भी कहा जा सकता है कि ज़्यादा बच्चे एसिम्टोमेटिक होते हैं। कुछ बच्चों में माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बुखार, खांसी, नाक का बंद होना, सिर दर्द होना, उल्टी, दस्त, लेथार्जीनेस, भूख का न लगना, ये सब दिखाई देते हैं। कोरोना की जब प्रथम वेव आई थी उस दौरान ज़्यादा बच्चे संक्रमित नहीं हुए थे, इसलिए उस समय बहुत ही कम बच्चों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। कोरोना की प्रथम वेव के दौरान जो सीरो सर्वेलेंस किया गया था उसमें पाया गया था कि करीब 30% बच्चों में कोविड एंटीबॉडी दिखाई दी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम वेव के दौरान अंदाजन 30% बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए। वे ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक रहे या उनको कोई सिम्टम्स नहीं आए, परंतु कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान 5 गुना ज़्यादा बच्चों में कोरोना का संक्रमण दिखाई दिया, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से बच्चे ठीक होकर अपने घर चले गए। इनकी फैटेलिटी रेट या मोर्टेलिटी रेट जो कहते हैं बहुत ही कम या मिनिमल से मिनिमल रही, और इन सभी बच्चों को जो इन्फेक्शन मिला वो अपने घर के वयस्कों द्वारा, माता पिता या घर में और रहने वाले जो लोग थे उनसे मिला। इसलिए आने वाले दिनों में ये मैं सभी से निवेदन करूंगा, स्पेशली माता पिता लोगों से, कि वे वैक्सीनेशन की इस ड्राइव में तेजी से शामिल होकर अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, और इस प्रकार हम अपने घर के बच्चों को, जब तक कि उनका वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में उपलब्ध नहीं हो पाता, तब तक अपने आप को वैक्सीनेट कराकर बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जहां तक कोरोना की तीसरी लहर का सवाल है, तो वह इस बात पर निर्भर करेगी कि कोरोना वायरस खुद को किस प्रकार म्यूटेट करता है, और जो म्यूटेंट वायरस बनता है उसकी इन्फेक्टिविटी रेट व मारक क्षमता कैसी होगी, या यह भी कह सकते हैं कि यह वायरस हमारे शरीर को किस प्रकार से प्रभावित करता है। कोरोना की तीसरी वेव इस बात पर भी निर्भर करेगी कि हम देश की जनता को कितनी जल्दी वैक्सीनेट कर सकते हैं। जितनी जल्दी हम अपनी बड़ी आबादी के लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे, उतनी ही हम कोरोना की तीसरी वेव के आने की संभावना कम कर पाएंगे, और अगर आई भी तो उससे ज़्यादा लोगों को इसका असर नहीं होगा। फिर भी अगर कोविड की तीसरी वेव आती है तो यह कब आएगी यह कहना बड़ा ही मुश्किल है, परंतु हो सकता है कि नवंबर या दिसंबर के महीने में कोविड की तीसरी वेव आए, और यह भी हो सकता है कि उस दौरान जो भी एज ग्रुप वैक्सीनेशन नहीं ले पाएंगे उन्हें कोरोना संक्रमण होने की संभावना रहती है, जिसमें 18 साल से छोटे बच्चे प्रमुख हो सकते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा ग्रुप रह जाएगा जिनके लिए अभी हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है। जब तक बच्चों का वैक्सीनेशन न आ जाए तब तक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर व माता पिता व परिवार के सदस्यों को स्वयं को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करवा लेना चाहिए, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को प्रोटेक्ट कर पाएं।